नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सबका स्वागत है हमारी शायराना चाय में इस जून के एपिसोड में। और मौसम भी बहुत शायराना सा है, थोड़ी बहुत बारिश है, पर आज तो मौसम खुला हुआ है। और आज हमारे एपिसोड में हमारी एक नई सी मेहमान आई है, राशि करण सक्सेना जी। और हफीज़ सोहेल राणा जी को तो आप सब जानते ही होंगे, तो ये दोनों हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि आज हम लोग बहुत अच्छी बातें करें और एक बहुत ही करीब से जानें राशि जी को भी और सोहेल जी को भी। तो पहले मैं इससे शुरुआत करूं, मैं हमेशा एक अच्छे से शेर से शुरुआत करती हूं। मैं सोशल मीडिया पे भी देखती रहती हूं और ऐसे भी जो भी मेरा क्या बोलते हैं, मेरा ध्यान जिसमें जाता है या एकदम से मुझे लगता है वाह यार, तो ऐसा एक शेर मैं आप दोनों के लिए एक्चुअली और हमारे दर्शकों के लिए आज क्या है सोहेल जी? पत्ते गलत ही बांट दिए आपने हुजूर, पत्ते गलत ही बांट दिए आपने हुजूर, राजा किसी के पास है, रानी किसी के पास है। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसे वाले जो छोटे मोटे शेर होते हैं मुझे बस ऐसे ही मज़े में बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ऐसे कलेक्शन करती रहती हूँ। तो आज सबसे पहले हम राशि से शुरुआत करेंगे। तो राशि के बारे में मैं आपसे ये कहूँगी कि राशि मेरे ही जहाँ से मैं आई हूँ मध्य प्रदेश, वहीं हमारे भोपाल से है। और राशि हमारी एक बहुत ही नई और उभरती लेखिका हैं, कलाकार हैं, बहुत कुछ करती हैं राशि। और उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी। राशि वैसे तो साइबर सिक्योरिटी के साथ इन्वॉल्व हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ बहुत बिज़ी रहती हैं वो। और इन्होंने मुझे बताया कि ये जब से 15 साल की थी राशि, जब आपने लिखना शुरू किया, 15 साल की और इन्होंने किताबें भी लिखी। एक किताब वो लेके आई हैं जो सांझ की भोर, हाँ, ये वाली इनकी है। और इन्होंने काफ़ी सारी इसमें कविताएं लिखी हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन है 4EB, वहाँ पे भी राशि भाग लेती हैं। और इसके अलावा हमारे अभी जो एक रीजनल पैसिफिक हिंदी रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें राशि का बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूशन इसमें किया, पैनल डिस्कशन, और एक एज ए पैनलिस्ट भी रहीं। और उनकी अपकमिंग जो एक किताब आने वाली है, राशि आप बताएंगे उसके बारे में? जी, पहले तो मैं कहूँगी विभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर आपने मेरा जो परिचय मुझे भी दिया सूक्ष्म में, इतना अच्छा तो मैं भी अपने आप को नहीं समेट पाती। तो उसके लिए भी बहुत आभार विभा जी आपका, आज इस सुंदर शायराना चाय में मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने बताया मेरी पुस्तक के बारे में, जो जून में आने वाली है अभी, उसके अंतिम सप्ताह में मेरी ऐसी है उसको विमोचन करने का, जिसका शीर्षक है गीत गाथा 25सी। तो जैसा शीर्षक से ही समझ में आ रहा है, तो इसमें मैंने अपनी 25 स्वरचित कविताएं और 25 लघु कथाएं, कुछ निबंध, इस तरीके से 25 कविताएं, 25 कहानियों का वो संकलन है, स्वरचित है। तो आशा करूंगी वो संग्रह भी आप सब लोगों को पसंद आए। किस तरह की कहानियां हैं राशि? क्या आपका इंटरेस्ट किस में? जैसे आप अधिकतर मैं समसामयिक जो रहते हैं विषय उन पर लिखती हूँ। हमारे नारी उत्थान पर हो गया। अच्छा। किस तरीके से बच्चों में जो अब आ रहे हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियां बदलाव, तो उस तरीके की हैं। कुछ व्यंग्यात्मक हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे व्यंग की विधा हमेशा अच्छी लगी है। अच्छा। कई हमारे हुए, हरिशंकर परसाई जी हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए, इनके अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा। और हरिशंकर परसाई जी का भोला राम का जीव। तो इस तरीके की मैं खुद भी पढ़ती रही, तो कहीं से मुझे वो एक प्रेरणा एक हमेशा से है कि वो सामाजिक किसी कुरीति पे एक कटाक्ष भी होता है, एक संदेश भी जाता है समाज में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यंग, थोड़ा हास्यात्मक एक वो करता है जो माहौल को गुदगुदाता है, हल्का रखता है, पढ़ने पढ़ाने में मजा आता है। तो इस तरीके की सब कहानी कविताओं का वो संकलन। अच्छा। दैट्स वेरी नाइस राशि। और आप एक साइबर सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक लिखने वाले, जिसकी बहुत जरूरत है आजकल, है ना? बस ये कहिए कि पेशा जो है वो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ का भी है, साथ में जुनून हिंदी लेखन का भी है। तो इन दोनों को जोड़ते हुए एक प्रयोग करने का मन हुआ कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए, कुछ लिखा जाए जिसमें
हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं खास तौर पे, वो आज सबसे ज़्यादा इन सारे थ्रेड्स के लिए, फ्रॉड्स के लिए बहुत वल्नरेबल, बड़े मतलब कमजोरी उनकी जो हो जाती है, हमें ही हो जाती है, तो फिर आगे और अपराधियों को भी इस बारे में काफ़ी कुछ आइडिया होता है कि उनके पास पेंशन है, एफडीज हैं, बड़े इजीली वो बेचारे हैक होते हैं। तो मैंने इस तरीके की वो कहानी करी, 12 कहानियां हैं जो आज जो होती हैं घटनाएं साइबर से रिलेटेड, उन पर आधारित है, और उसी का ही मैंने हिंदी अनुवाद किया है, क्योंकि हिंदी मुझसे छोड़ी नहीं जाती। बहुत अच्छी तो बात है। एक अपनी रुचि, अपने रुझान को मैंने अपने प्रोफेशन में यूज़ करने की कोशिश करी है उस किताब के माध्यम से। तो उसका भी जो शीर्षक है साइबर शील्ड प्रोटेक्टिंग सीनियर सिटीजन्स, उसका भी आगामी जुलाई माह में मुझे विमोचन करने का है। तो आपके आज इस मंच के माध्यम से अपनी दोनों पुस्तकों का बिल्कुल इंतजार रहेगा, और जैसी आएगी तो मैं तो जरूर पढ़ूंगी राशि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं समर्थन के लिए लाइक बहुत ही वो रहेगा कि क्या लिखा है आपने, और स्पेशली साइबर सिक्योरिटी इट्स अ बिग थिंग। आशा करूंगी कि जे साइबर जागरूकता के प्रति थोड़ा विश्व में जो अपने मैं दे सकती हूँ एक सुरक्षित विश्व के निर्माण में अपना योगदान, वो उस पुस्तक के माध्यम से देने का निश्चय है। जी जी जी। और सोहेल जी, तो आप हमारे दर्शक जानते ही हैं, तो आपने बुलाया, हम फिर आ गए। आप हमेशा आते ही, बहुत बड़ी बात है। और आपका टोपी का कलेक्शन मुझे बहुत पसंद है, एंड या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग की बहुत कॉमन है, लाइक नज़म लिखते हैं आप, और मूवीज़ का शौक है आपको, और आप जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। आप कुछ और बताएं अपने बारे में, हमारे दर्शकों से एक बार और थोड़ा बहुत अपने बारे में। मेरा ख्याल है कोई 6-7 साल तो हो गए हैं इंडोज के साथ। हमारा ये चल रहा है, एक प्यार का सिलसिला है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शायर और अच्छे लिखने वाले, उनसे मुलाकात होती रही, और आपसे तो चलती रहती है बातचीत चलती रहती है। लिखने लिखाने का सिलसिला जो है वो मैं तो खुद को शायर समझता नहीं हूँ, जो दिल में आता है वो लिख देता हूँ। कभी 2 दिन में कोई कंप्लीट हो जाता है, कभी 2 महीने लग जाते हैं। आपकी कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है कि आपका माइंड कितना अच्छा फील कर रहा है और कितना फ्रेश है कुछ सोचने के लिए या कुछ फिगर आउट करने के लिए कि आपने ये लफ्ज़ों को इस तरह पिरोना है और फिर उसको एक रिदम में लेके आना है ताकि वो सुनने वाले को भी अच्छा लगे। सो दैट हाउ इट वर्क्स। तो और बाकी दुनिया के काम तो साथ चलते रहते हैं, पेट साथ लगा कमाना तो पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो वो बाकी कम्युनिटी वर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। कम्युनिटी लेवल पे भी मुझे मौका मिलता रहता है काम करने का जी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ कम्युनिटी के लिए। आप एक बार लेके भी आए थे। हाँ जी। और आपने जो बहुत ही अच्छा चिकन करी बनाई थी। हाँ जी। लेके आए थे तो आप तो 8-10 लोग थे, हम तो 500-600 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। तो that's how the things are going. और आपको क्रिकेट का भी शौक है? हाँ जी, क्रिकेट मैंने शौक भी है और खेला भी बहुत है। वेयर हाउस क्रिकेट मैंने खेला है तकरीबन 10 साल तक यहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद अब तो कैजुअल है, टाइम भी उतना नहीं मिलता। जब बैचलर थे तब तो कोई मसला नहीं था, सुबह उठे कपड़े पहने भाग गए जी। अब तो ये है कि देखना पड़ता है कि ये काम हो गया, उसके बाद जो काम बचेगा, टाइम बचेगा, उसमें आप क्रिकेट खेल सकते हैं जी। तो जैसा जैसा टाइम मिलता है उसके हिसाब से फिर ये एक्टिविटी भी चलती है। जो रेगुलर खेलने वाले हैं वो हमें मिस करते हैं और हम अपने क्रिकेट को मिस करते हैं। पर ये भी एक बैलेंस होता है हफीज़ जी, जैसे कि देखिए हफीज़ जैसा आपने मुझे बताया, जिनको कुरान पूरा बाय हार्ट याद है ना, उनको हफीज़ कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और आप बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं इतनी डिफरेंट अपनी ज़िंदगी के इतने अलग अलग एस्पेक्ट्स को, और फिर भी आप इतना अच्छा लिखते हैं और अपने विचार और आप जैसा सोचते हैं हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत इट्स क्या बोलना चाहिए, हमारा प्रिविलेज ही होता है आपको सुनने का। हाँ जी। हमारा एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है जी। रिसेंटली 2-3 वीक पहले मेरे बेटे की शादी हुई। अच्छा। तो वो एक नई एडिशन थी हमारे फैमिली में जी। तो मैंने कल परसों कुछ लिखा उसमें,
तो मेरा बेटा मुझे आके कहता है, पापा यू आर टॉकिंग फिलोसफिकल इन द ग्रुप चैट। मैं कहा द मोस्ट अंडररेटेड फिलोसोफर इज अ डैड। बिल्कुल तो वो ये है कि आपको वक्त के साथ साथ बच्चों को बताना भी चाहिए और बच्चों को सुनना भी चाहिए जी। जो बच्चे सुनते हैं वो जो बच्चे माँ बाप की बात सुन लेते हैं उन्हें किसी और की बात सुननी नहीं पड़ती। बहुत सही है ना, बहुत सुंदर संदेश। आपको बधाइयाँ हम सब की तरफ से, आपकी पूरी फैमिली को। बहुत ही अच्छी न्यूज़ हाफिज़ जी। सो नो इट्स बहुत अच्छा, आपने एक हम लोग को एक आइडिया दिया आपका क्या चल रहा है और तब से अब तक और आगे भी बहुत कुछ होता रहेगा। तो हमारी शायराना चाय जैसे पता है राशि, मैंने आपसे 2 फन फैक्ट्स भी पूछे थे आपके बारे में। एक तो आपने बोला कि आप दिखने में अपनी मम्मी जैसे हैं लेकिन आपका दिल डैडी का दीवाना है, राइट? मतलब ये मैंने कभी खुलकर कहा नहीं, कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज शायद आपके इस मंच से मैं एक संदेश अपने पापा को भी देना चाहूँगी कि हर लड़की का लाइफ में जो पहला हीरो होता है वो उनके फादर होते हैं। तो उसी तरह से मैं भी अपने पापा को बहुत एडमायर करती थी और हिंदी लेखन में मार्गदर्शन मुझे उनका बहुत रहा। उन्होंने जो बारीकियाँ सिखाई, मैं अपने स्कूली दिनों में वाद विवाद और तात्कालिक भाषणों में बहुत प्रतिभागी रहती थी, तो वो मुझे इन प्रतियोगिताओं के लिए बहुत तैयारी करवाते थे, सिखाते थे। और आपने जैसा बोला कि आप उस समय नहीं सोचती थी कि आप हिंदी में इतना, और बहुत ही सरप्राइज है आपके लिए कि आप ये शायद दूसरा एक मेरे जो राज की बात थी वो ये थी कि ये लड़की जो आज इतना लिख रही है उसने कभी नहीं सोचा था कि जो हिंदी से इतना भागती है अपने स्कूली और कॉलेज के दिनों में, वो एक दिन इसमें साहित्य में आगे तक जाएगी। तो एक तरीके से ये मेरे गुरुजनों को भी नमन है जिन्होंने वो मार्गदर्शन और वो विश्वास उन दिनों रखा जिसको मैं आज सत्य कर पा रही हूँ, उनकी उम्मीदों पे खरी उतर पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा। राशि, आप कुछ सुनाना चाहेंगी हमें, हमारे दर्शकों के साथ, जो आपकी कोई सी कविता या जो भी? तो जैसा कि अभी आपने बातों में ही बताया, तो मैं उस पर मैंने एक कविता मेरे माता और पिता के उस पर लिखी थी कि, तो इसका शीर्षक है ममता सी सूरत और हरी सी सीरत। तो ममता मेरी माता जी का नाम है और हरिशंकर खरे जी मेरे पिताजी हैं। तो ममता की सूरत और हरी सी सीरत। दिखती हूँ माँ जैसी, सब कहते हैं सच कहते हैं, पर हूँ मैं अपने पापा की बेटी। ममता की मूरत हूँ, सूरत में अपनी माँ सी हूँ, पर हरी की सीरत मैंने विरासत में पाई है। रिश्तों के ताना बाना में सामंजस्य पेक्षक मेरी माँ ही समझाई है। लेकिन कुछ भी कर जाने का जज्बा मुझ में मेरे पापा से ही आया है। प्यार बांटना, सब्र रखना, ख्याल अपनों का, माँ ने मुझे कुछ ऐसा बनाया है। किसी से डरना नहीं, डट के करना मुकाबला, पापा ने सदा समझाया है। कभी कभी कुछ बातों में चुप रहना, माँ ने सदा सिखाया है। एक चुप 100 सुख बार बार दोहराया है। गलत न सहना, साफ कह देना, पापा ने जिंदगी का ये फलसफा बताया है। आप दोनों पापा मम्मी से आज ज़रूर है मेरी 2 वतनों की दूरी, पर आप दोनों के प्रयासों का परिणाम है कि आती नहीं आड़े कोई मजबूरी और ना ही रही मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी। तो आज की सफल शख्सियत आप दोनों करते हो पूरी। दिखती हूँ मैं माँ जैसी, सब कहते हैं सच कहते हैं, पर हूँ मैं अपने पापा की बेटी। बहुत खूबसूरत। राशि जी, बहुत जैसे अभी हाफिज जी ने भी बोला, पापा जो होते हैं वो फिलोसफर होते हैं, फादर, और उसी बात को आपने देखिए उनका मार्गदर्शन मैंने पढ़ाया। वो बात मुझे बहुत आपकी उम्दा लगी कि घर में जब बच्चे सुन लेते हैं तो उन्हें बाहर किसी की सुनने की नौबत नहीं आती। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। बस कुछ उन्हीं संस्कारों के साथ ये कविता मम्मी पापा के लिए थी। बहुत। और हफीज़ जी, आपके पास आते हैं और आपने मुझे बताया आपका फन फैक्ट कि आपके दोस्त आपको जादूगर बोलते हैं और वेंडिंग मशीन होते हैं। जादूगर शायद समझते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये हमारे दोस्त हैं हाफिज सुहेल साहब। ये शेर कहते हैं,
हाफिज साहब शेर हो जाए। अच्छा। अब मैं कहाँ से, मुझे वो रेवोल्यूशन थोड़ी होती है शेर की। आई हैव टू थिंक इट, राइट इट एंड देन डिलीवर इट। जी जी। तो कई दफ़ा तो मैं उसको मजाक में डाल देता हूँ, कई दफ़ा थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी हो जाता है। जी। आप यकीन करें कि वी वर इन अ कम्युनिटी गैदरिंग अबाउट 500-600 पीपल, और वी वर इन अ लाइन टू गेट फूड। अच्छा। तो कुछ ज़्यादा लंबी लाइन होगी, लोग ज़्यादा थे। हाँ जी। तो मेरे दोस्त पीछे खड़े थे, वो कहते हाफिज साहब इतनी लंबी लाइन लगी है खाने के लिए, कोई शेर हो जाए। अच्छा। अबे यार मैं लाइन इसमें में खड़े-खड़े शेर। लाइन में खड़े खड़े शेर, मैं इसमें क्या शेर कहूँ यार, भूख लगी हुई है इसमें, भूखे पेट किसको शेर याद आता है। जी जी। तो इस तरह के जो वाकयात हैं वो चलते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डाउन साइड है। तो आप अगर लिखते हैं, शेर कहते हैं, तो लोगों को एक तो लोग उम्मीद रहती समझते है। हैं कि ये जो है ना, ये चुटकी बजाएगा और शेर आ जाएंगे। चलिए अब हम चुटकी बजाते हैं, आप हमें एक शेर सुनाइए, और नज़म और गज़ल या जो भी। लौट आया करो घर शाम से पहले, वाह। लौट आया करो घर शाम से पहले, दरवाजे पे रहती है नज़र शाम से पहले। वाह। और अम्मा कहती हैं शैतान उतर आता है शाम के बाद। अम्मा कहती हैं शैतान उतर आता है शाम के बाद, बच्चों को आ जाना चाहिए घर शाम से पहले। और हमें इस सूरज का खोज लगाना होगा किसी रोज़, जाने चला जाता है किसके घर शाम से पहले। और इन आँखों की चमक का ताल्लुक शायद रात से है। वाह। इन आँखों की चमक का ताल्लुक शायद रात से है, तारे भला कहाँ आते हैं नजर शाम से पहले। बहुत खूबसूरत। एक हम नहीं थकते तुम्हें तकते तकते, एक हम नहीं थकते तुम्हें तकते तकते, एक तुम हो के हमें सताते नहीं थकते। अरे वाह। एक हम नहीं थकते तुम्हें तकते तकते, एक तुम हो के हमें सताते नहीं थकते। जाने क्यों इन्हें हम एक आंख नहीं भाते, और हम हैं कि इनके औसाफ बताते नहीं थकते। और थोड़ा सा मीठा शेर है कि वो जानबूझकर माथे पर जुल्फें बखेरते हैं, वो जानबूझकर माथे पर जुल्फें बखेरते हैं, और हम भी चेहरे से जुल्फों को हटाते नहीं थकते। अरे वाह। और हम भी चेहरे से जुल्फों को हटाते नहीं थकते। गज़ल पेश खिदमत है कि तर्क ताल्लुक की कोई वजह नहीं बताई उसने, तर्क ताल्लुक की कोई वजह नहीं बताई उसने, और अपने सिवा कोई राह भी दिखाई नहीं उसने। और अपने सिवा कोई राह भी दिखाई नहीं उसने, साथ निभाने का वादा भी नहीं किया उसने, और मोहब्बत की शम्मा भी बुझाई नहीं उसने। और मोहब्बत की शम्मा भी बुझाई नहीं उसने। और वफ़ा की बात करें तो वो सरखेल है इस वस्फ़ का, वफ़ा की बात करें तो वो सरखेल है इस वस्फ़ का। वफ़ा की कौन सी रस्म थी जो निभाई नहीं उसने, वफ़ा की कौन सी रस्म थी जो निभाई नहीं उसने। और मुझसे दूर जाने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन मुझसे दूर जाने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन मेरे हाथ से लकीर भी अपनी मिटाई नहीं उसने, मेरे हाथ से लकीर भी नहीं मिटाई उसने। और जानता हूँ मेरी कही बातें उसे बहुत भाती थी, जानता हूँ मेरी कही बातें उसे बहुत भाती थी, जाने क्यों ये बात कभी छुपाई नहीं उसने, जाने क्यों ये बात कभी छुपाई नहीं उसने। और मोहब्बतों पे यकीन रखना था ये जाते हुए कहकर गया, मोहब्बतों पे यकीन करना था ये जाते हुए कहकर गया। और जाते हुए मसलहतन चिलमन गिराई नहीं उसने, और जाते हुए मसलहतन चिलमन गिराई नहीं उसने। और आखिरी शेर के उसे रोकता और हरगिज़ जाने नहीं देता सुहेल, उसे रोकता और हरगिज़ जाने नहीं देता सुहेल, इस मौजू पर लेकिन बात बढ़ाई नहीं उसने। वाह 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 वाह। इस मौजू पर लेकिन बात बढ़ाई नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। एक शेर मुझे ऐसे ही याद आया बीच में जो मैं पिकअप करती हूँ। मैं नहीं करता तेरा जिक्र किसी तीसरे से,
मैं नहीं करता तेरा जिक्र किसी तीसरे से, तेरे बारे में बातें, तेरे बारे में बातें तो खुदा से होती है। वाह, क्या बात बहुत है, अच्छे, बहुत 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 खूबसूरत, गहराई। बहुत अच्छे। हाँ, तो राशि अब मुझे आपसे पूछना था, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हिंदी में आप लिखती हैं तो जैसे प्रेरणा होती है, तो आपको कौन सी चीज़ें बहुत प्रेरणा देती हैं लिखने के लिए? ऐसी कोई आपकी फेवरेट मूवीज़ होंगी या बुक्स होंगी या शोज़, जो भी, कौन सी चीज़ें आपको जो प्रेरणा देती हैं आपके लिखने में? देखिए, फिल्मों में अगर बात करें तो मुझे बड़ा शौक है, बॉलीवुड मूवीज़ के अच्छी दीवानगी है बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँगी मेरी पसंदीदा मूवीज़ के नाम लूँ तो मुझे जब वी मेट मूवी आई थी, या तो उसकी जो वो कैरेक्टर है चुलबुली सी जी, तो वो वही उन्हीं दिनों वाला ही वो होता है, जोश भी होता है कॉलेज से। पर ये है कि हाँ, उसके में को ज़रा कभी वो दुखी हुई, यहाँ कभी ईश्वर की दया से कभी दुखी होने का ऐसा कोई वाक्य नहीं आया। More on a very extroverted, positive, ऐसे जी, आपको बात करना बातूनी और अच्छा। तो मैं ज़्यादा देर एकांत बर्दाश्त नहीं होता। फिर उन दिनों उस समय में मेरा साथी बॉलीवुड संगीत ही होता है। अच्छा। तो कुछ ना कुछ कान में आवाज़ जाती रहनी चाहिए और कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना चाहिए। तो इस तरीके की सोच रहती है मेरे साथ। तो ये और व्यंग्यात्मक मैंने आपको बताया, मुझे पढ़ने में भी अधिकतर उसी तरीके की ही किताबें पसंद आती थी। बाकी मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की काफ़ी सारी पुस्तकें जो पढ़ी, जो कि सामाजिक उस समय का चित्रण रहता था। तो अभी भी लेखन में मैं कोशिश वही अपनी रखती हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश से जाए, भले व्यंग के माध्यम से जाए, कभी किसी थोड़ा सा गहराई से उसमें जाए, लेकिन कोई एक मैसेज, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ हमारे समाज में उससे जानी चाहिए। तो इस तरीके से मुझे लिखने की जो प्रेरणा मिलती है। अच्छा। और बाकी मैं साथ ज़रूर बोलूँगी, मेरे जीवन साथी का मुझे बहुत मिला हुआ है, जिनकी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। अभी भी मैं यहाँ पर आप सबके साथ पे शायराना चाय पर हूँ और मेरे पति जो हैं मेरी दोनों पुत्रियों की ड्यूटी संभाल रहे हैं। तो अगर 5 दिन अपने वर्किंग के बाद में 6वें दिन पति बीवी की ड्यूटीज़ लेने के लिए तैयार हो तो वो सच में पति परमेश्वर है। तो मुझे बहुत उनके लिए मैं मानूंगी जी कि मेरा शादी के पहले का नाम है राशि खरे। तो अगर मैं कहूँगी राशि खरे होना मेरे लिए भाग्य की बात है, तो राशि करण सक्सेना बनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और क्योंकि अभी बात निकली है तो मैं इसी पुट में ही आगे बस इतना जोड़ूंगी कि जहाँ आज इतने सारे रिश्ते टूटने की और कैसी कैसी खबरें हम सुनते हैं, तो इसमें एक श्रेय मैं उन माता पिता को दूंगी जी, जिनके बेटे की मैं आज यहाँ तारीफ कर रही हूँ कि ये बचपन से उनके संस्कार हैं, जिन्होंने अपने बच्चे की ऐसी परवरिश करी, ऐसे परिवेश में उसको रखा कि आज वो मेरा कदम से कदम हर मेरी ख्वाहिश में, मेरे हर जज्बात में मेरा साथ देते हैं, मेरी जिम्मेदारियों को बांटते हैं। तो उन माता पिता तुल्य मेरे सास ससुर, जिनके संस्कार से मुझे ऐसे पति मिले और आज मेरी भी बेटियां हैं, तो मैं अपने पति जैसा जीवन साथी उनके लिए सोचूंगी, जो एक अपने आप में बहुत गर्व की और सम्मान की बात है। जी जी जी, तो बहुत ही आप बहुत लकी भी हो राशि कि आपको ऐसा जीवन साथी मिला। निसंदेह। और आपने मुझे बताया था कि आपको खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो ये ऐसी कोई बात है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे आपको भी खाना बनाने का शौक है और आपको भी खाना, मैंने देखा ज़्यादातर जो ये जो होते हैं ना, जो राइटर्स और आर्टिस्ट यूजुअली वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसा असल में ऐसा होता है कि आपका एक अपना टेस्ट है, आपके मुंह का, जिसको पंजाबी कहते हैं स्वाद है, एक स्वाद है। तो वो आप जब सोचते हो कि ये अगर चीज़ इतनी डलेगी तो इसका ये टेस्ट आएगा, ये चलेगी, तो जब आप उसको एक डिश की शक्ल में बनाते हैं, हाँ जी, तो फिर अगले वाले को इसलिए पसंद आता है कि उसको आपका जो टेस्ट है, जो आपका अपना टेस्ट है, वो ही लाइक्स इट। हाँ, वही वो बोलते हैं ना, एक प्यार परोसा है। हाँ जी, वो प्यार की बात है। आप बिल्कुल कोई भी रेसिपी फॉलो करें, पर अगर उसमें प्यार और मोहब्बत नहीं डाला होगा तो वो इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आएगा ना, स्वादिष्ट नहीं रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दफ़ा वाइफ को कहा कि खाना बना लेना ना, मैं अभी आज जो है ना देर से आऊँगा, तो आमतौर पर घर में कुकिंग मैं ही कर लेता हूँ। ये नहीं कि वाइफ को कुकिंग आती नहीं, शी इज़ वेरी गुड कुक। अच्छा। लेकिन ये कि मैं जब भी फारग हूँ या अगर मेरा दिल कर रहा हो, जब तक मेरा दिल ना करे मैं खाना नहीं बनाता। तो उसको मैंने कहा कि तुम खाना बना लेना। शी वॉज नॉट इन ए गुड मूड,
तो उसने जो कुछ बनाया वो फिर हमने खा लिया। अच्छा। कहा जाता है ना कई बार क्या आज खाना दिल से नहीं बनाया तो वो स्वाद में वो अंतर आ जाता है। हाँ जी। जी 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 जी। तो ना बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं कि जो क्रिएटिव्स होते हैं यूजुअली जो कुछ बनाते हैं उनका एक अलग वो रहता है ना, और जो भी करते हैं दिल से करते हैं, प्यार मोहब्बत और प्रेम के साथ। तो खाना बनाना भी एक कला है ना, जो दिल से आपको शायद कहते हैं सब्र चाहिए, वही हाँ। लेखन में चाहिए, वही पाक में चाहिए। मेरा भी शायद ऐसा है, मैं खाना बनाती हूँ तो मैं म्यूजिक यूजुअली लगाती हूँ या कुछ सुनती रहती हूँ या कुछ भी, और फिर मैं बनाती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो जैसा आप बोल रहे हैं ना कि मन की बात होती है, जब आपका मूड होता है तो फिर खाना बहुत अच्छा बनता है। अगर आप सिंपल भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सब्र के साथ सब्र कहते के हैं ना। साथ। तो राशि आप बोल रहे थे कि आपने एक स्पेशली आपके हस्बैंड के लिए एक लिखी है। जी, क्योंकि मुझे हमेशा किसी ना किसी रिश्ते में अपने मैं करती थी डेडिकेट समर्पित कविताएं। जी। तो इस वैलेंटाइन डे पे ख्याल आया, मैंने आज तक कभी करण के लिए कुछ नहीं लिखा। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो वो रचना मैं पढ़ती हूँ। तो शीर्षक भी वही है, करण जी। जिंदगी की तपिश में जब राशि, जिंदगी की तपिश में जब राशि, और तुम करण जैसे शीतल कोई छाँव सी। तुम संग मैं प्रेम रंग में, तुम संग मैं प्रेम रंग में, रमते जैसे पग पग धीर धर, हर परवान चढ़ जाती हूँ। तुम्हें रख ध्यान में, तुम्हें रख ध्यान में, हर एक क्षण हर दिन थोड़ा सा और तुम्हारी ओर मैं बढ़ जाती हूँ। करण तुम संग रोम रोम कण कण प्रफुल्लित, मन आह्लादित मेरा, हृदय स्पंदित तुमसे बंधा जीवन डोरा। मन आह्लादित मेरा, हृदय स्पंदित तुमसे बंधा जीवन डोरा। राशि को तुमसे स्नेह अनंत है, राशि को तुमसे स्नेह अनंत है। करण तुम संग हर मौसम बहार, हर लम्हा मेरा जैसे बसंत है, हर लम्हा मेरा जैसे बसंत है। बहुत ही बसंती सी प्यार भरी तो बस बसंतोत्सव पर करण को जरूर बहुत पसंद अपने पिया बसंती को एक समर्पित मेरी रचना। बहुत बहुत खूबसूरत राशि, बहुत ही प्यारी सी कविता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सोहेल जी, आपको जैसे बहुत ही हिंदी के ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपको समझ में आ जाते हैं या कैसे अंदाज़न? देखिए जी, 5-6 साल से तो आप लोगों को सुन रहा हूँ। तो अगर समझ में ना भी आए तो उसका एक आइडिया हो जाता है कि व्हाट इट इज अबाउट, कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, व्हाट इट इज अबाउट। तो अभी इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, पुस्तक। अब वो पुस्तक जो है वो मैंने कहीं एक पढ़ा था, मतलब वो उर्दू में लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन ये कि मुझे उसका समझ आ गई कि ये जो बुजुर्ग हैं, ये जो शायर हैं, ये जो ये कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो वो इट वाज अबाउट 3-4 years ago मैंने पढ़ा था, तो इन्होंने बोला तो वो क्लिक किया कि ये वही लफ्ज़ है। हाँ, तो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो कुछ जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हिंदी है वो तो ऑब्वियसली मुझे नहीं समझ आती, लेकिन ये कि नॉर्मल एवरीडे स्पीकिंग जो हिंदी है वो मैं समझ लेता हूँ। बिल्कुल। और उर्दू तो आप लोगों को समझ आ ही जाती है, मीठी ज़ुबान है। मीठी ज़ुबान है। हाँ। कई जो होते हैं जैसे बहुत ही मुश्किल वाले जो रहते हैं वो थोड़ा सोचना पड़ता है या फिर उसको देखना पड़ता है। शायराना उर्दू ज़ुबान है जिसमें उस्तादों की, जिस तरह मिर्ज़ा गालिब हो गए, मीर तकी मीर हो गए, जी जी, उनके भी कई शेर में ऊपर से गुजर जाते हैं, वो नहीं समझ आते। जी जी। तो वो काफ़ी मुश्किल और दक्कनी ज़बान जो जिस तरह भी आप कह लें, हाँ जी, वो काफ़ी गाढ़ी उर्दू है। गाढ़ी उर्दू है। जैसे अभी सबको पता है हमारी बशीर बद्र, उनका अभी देहांत हुआ जो आपको, तो उनकी एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, वो ना बहुत ही ऐसे फिलोसफिकल हैवी चीज़ को बहुत ही सिंपल सी ऐसी लैंग्वेज में बोलते थे वो कि सबको समझ में आ जाती थी। और उससे उनकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने उन्हें वापस से गज़ल पढ़ना शुरू करी और उनको उर्दू में इंटरेस्ट हुआ या ऐसी चीज़ों में, शेर व शायरी में। तो उनका एक अंदाज़ था जो कि बहुत ही छू जाता था, बहुत ही ऐसी शायरी को बड़े सिंपल तरीके से वो, मतलब बहुत इजीली जो आप समझ सकते हैं, जिनके आसानी से जिनके मतलब। और आपको तो पता भोपाल से ही थे वो, फिर जाके वहीं पे रह रहे थे। भोपाल के वो शायर है मंजर भोपाली, भोपाली जी, क्या शेर कहते हैं वो। और वो पढ़ते भी तहतुल लफ्ज़ में है वो, मतलब गा के थोड़ा पढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत। और उनका वो शेर है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है,
आईने पर ना इतराओ, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। बहुत खूबसूरत वो पढ़ते हैं। मैं उनको फॉलो करता हूँ और सुनता भी हूँ और एडमायर भी करता हूँ। जी हाँ, मुझे भी बड़ा गर्व होता है सोच के कि भोपाल शहर से हूँ, नवाबी संस्कृति और हिंदी परिवेश, तो दोनों का मुझे बहुत अच्छा तालमेल वहाँ पर मिला और थोड़ा सा हमारी जुबान में भी उसका कहीं ना कहीं एक अक्स आता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब इतनी सिंपल चीज़ों को, जैसे वो वाला है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सो एक बहुत ही मतलब कितना सिंपल है, जो मैसेज, जो संदेश उससे जाता है वो कितना गहराई तक आपको छूता है। बिल्कुल। और बहुत आसान शब्दों। मैं उनका देख रही थी कि उनको उनकी लाइफ के अंत, मतलब लास्ट फ्यू इयर्स में उनको डिमेंशिया हो गया था, तो उनकी वाइफ उनको याद दिला रही थी और उनको याद भी आ रहा था। एंड इट वाज वेरी टचिंग कि इतना वार्मली उनको याद दिला रही है और उनको याद आ रहा था। एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। जस्ट मुझे मतलब मैंने बहुत बार देखा एंड आई वाज जस्ट लाइक, मुझे काफ़ी उनका बहुत मेरे उस पर असर रहा है, इम्पैक्ट रहा है। तो मतलब हृदय को छू जाते हैं कुछ ऐसे पल होते हैं, बिल्कुल दिल से वो जो एक बात रहती है। तो आपने बोला था पंजाबी में भी कुछ सुनाएंगे? पंजाबी, पंजाब में पैदा होने का एक नुकसान ये है कि पंजाबी लिखनी पड़ती है या सुननी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, या आप इसको फ़ायदा कह लें या नुकसान कह लें। जी। तो पंजाबी असल में लफ्ज़ जोड़ने मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हमारे घर में अम्मी अब्बा जो हैं वो पंजाबी बोलते थे, हम लोगों ने उर्दू में जवाब देना होता था। अच्छा अच्छा। हम लोग घर में, मतलब मैंने घर में पंजाबी नहीं बोली। अच्छा। लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ पंजाबी बोलता हूँ, और कहीं भी कोई भी महफिल हो दोस्तों की, तो बहुत कम होता है कि या मेरे से जो थोड़ी उम्र के जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त जो हैं उनकी रेंज है वो 30 साल से लेकर 70 साल तक है। अच्छा अच्छा। तो हर उम्र के। हाँ जी। तो जो 30 से 40-50 वाले हैं वो पंजाबी बोलते हैं। हाँ जी। उससे ऊपर वाले जो हैं वो उर्दू बोलते हैं मेरे साथ। अच्छा अच्छा। उनमें से कुछ शायर भी हैं, लिखते हैं, तो फिर वो एक कहते हैं ना तमीज़ और अदब आ जाती है जब आप लिखते हैं। जी। तो ये 30 वाले जो हैं ये तो मतलब स्ट्रीट फ्रेंड्स हैं मेरे। अच्छा अच्छा। दिल के, मेरे सारे दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं अपने जो स्कूल के दोस्त हैं मैं उनको ढूंढता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने बहुत से दोस्त अपने फेसबुक से ढूंढे। अच्छा जी। और बल्कि जिनको मैंने फ़ोन किया तो वो कहते कि वो मतलब वी नेवर थॉट कि हम दोबारा कभी बात कर सकेंगे। I found him about after 40 years. तो हाँ देखिए कितना मतलब एक खुशी की बात है ना। आप देखें कि उनको मैंने यूएसए के जो वाइट पेजेस होते हैं उनमें से ढूंढा। अरे वाह। ऑनलाइन यूएसए के वाइट पेजेस, मुझे आइडिया था कि वो इस शहर में हो सकता है। तो देन आई कॉल्ड हिम और ही वाज सरप्राइज्ड, एंड वो इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश का लफ्ज़ है गॉबस्मैक्ड। अच्छा। हाँ जी। और ऐसी बहुत अच्छी, ऐसी सरप्राइजेस बहुत अच्छी होती है अचानक से ना आपकी जिंदगी में। एंड हम बहुत खुश हुए आपस में मिलके कि यार मतलब इतना अच्छा लग रहा है। देन वी रिकॉल ऑल द स्कूल थिंग्स एंड एवरीथिंग, फन थिंग्स। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि आपके पुराने दोस्त आपके साथ रहते हैं। जी जी जी। और उन दोस्तों में से कुछ के साथ अगर आप चाय पी लें तो वो चाय जो है वो फिर किसी और चीज़ की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज की शायराना चाय। आज की शायराना चाय। ठीक है। पंजाबी के 3 शेर हैं, उसके बाद एक मेरी एक पुरानी नज़म है जो मैंने लिखी थी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद है। वो जब भी मुशायरा होता है ना तो वो फरमाइश करते हैं आपने वो नहीं पढ़ी। मैंने कहा भैया मुशायरे के दौरान कहते तो मैं पढ़ता, बाद में मैं कैसे पढ़ूंगा। ज़रूर। तो ये 3 शेर अर्ज हैं कि दूरों वेख के लंघ जांदा है ਇਹ गल चंगी नहीं। दूरों वेख के लंघ जांदा है ਇਹ गल चंगी नहीं। फिर हौला जिहा खंघ जांदा है ਇਹ गल चंगी नहीं। फिर हौला जिहा खंघ जांदा है ਇਹ गल चंगी नहीं। आप पंजाबी समझते हैं? कई दिन जदों नज़र नहीं आउंदा आसे पासे, कई दिन जदों नज़र नहीं आउंदा आसे पासे, सानू सूली टंग जांदा है ਇਹ गल चंगी नहीं। सानू सूली टंग जांदा है ਇਹ गल चंगी नहीं। आप जो अपने दिल विच आवे
कह के सानू टुर जाता है, कि जो भी उसके मुंह में आता है कह के क्या चलेगा। आप जो अपने दिल विच आवे कह के सानू टुर जाता है, साडी वारी संग के लंघ जाता है, यह गल चंगी नहीं। साडी वारी संग के लंघ जाता है, यह गल चंगी नहीं। और वो नज़म जो आप काफी हमेशा सुनाते हैं। हाँ जी जी। कि मुड़ जा बीबा जंग न कर, मुड़ जा बीबा जंग न कर, मलंगा नू तू तंग न कर। मुड़ जा बीबा जंग न कर, मलंगा नू तू तंग न कर, और चिट्टी जिंदड़ी लगदी सोहनी, चिट्टी जिंदड़ी लगदी सोहनी, उत्तों रत्ता रंग न कर, मुड़ जा बीबा जंग न कर। सुत्ते शेर जगा देवेंगा, पुत मावां दे मरवा देवेंगा, वेख एवें ही खंग न कर, मुड़ जा बीबा जंग न कर। और साडा मक्खू ठप देवेंगा, ये शुद्ध पंजाबी है। साडा मक्खू ठप देवेंगा, 5 मिंटी नप देवेंगा, ऐलान एहो जे दबंग न कर, मुड़ जा बीबा जंग न कर। और रब जाने फिर की होना है, रब जाने फिर की होना है, सारियां हसना असां रोना है, हवा दे हवाले पतंग न कर, मुड़ जा बीबा जंग न कर। और आखिरी बंद है कि चल जिद अपनी छोड़ वे बीबा, बिनती है कि चल जिद अपनी छोड़ वे बीबा, तोपां दे रुख मोड़ वे बीबा, एडा भी दिल संग न कर, मुड़ जा बीबा जंग न कर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत। और ये जो अभी मैं हमारे जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी लवी से भी बात कर रही थी, वो मूवी देख के आए कि मैं वापस आऊँगा, वो जो आए इम्तियाज़ अली की नई मूवी आई है, बहुत ही अच्छी है, देखना पड़ेगी। इसी बारे में है, पार्टीशन और यू नो बॉर्डर के सार पार, तो एक ही लैंग्वेज है और एक ही कल्चर है, और हाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है, हम कोशिश करेंगे कि इस महीने या अगले महीने तक उसको हमारे इंडोस टीवी पे हम चलाएंगे। वो अनीता बरार ने बनाई थी, काफ़ी अवॉर्डेड डॉक्यूमेंट्री है, तो उसे हम लोग प्ले करेंगे, तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे दर्शकों को। तो राशि, और कुछ आप कहना चाहेंगी हमारी नई जनरेशन के लिए, या ऐसे कुछ आखिर में कुछ स्पेशली आपकी तरफ से कुछ हिंदी के बारे में, लेखन के बारे में, या और एक और कविता या जो भी? एक मैं संदेश अपने तरफ से जो देना चाहूँगी कि हमारी नई पीढ़ी को अब इस भाषा से जुड़ना चाहिए, इसमें कुछ काम करना चाहिए। और इससे पिछली पीढ़ी को भी मैं कहना ये चाहूँगी कि भाषा में क्लिष्ट रखने का बंधन मत रखिए, कि शब्द बिल्कुल एकदम ठोस हिंदी के हों, क्योंकि हिंदी बड़ी कंपैशनेट, बहुत सहिष्णु भाषा है, हर शब्द को अपने अंदर समा लेती है, रखती है। तो उसी तरीके से ही उसको आगे बढ़े, ताकि हमारी अगली पीढ़ी भी उससे जुड़े, उसे बोलना चाहे, उसे सीखना चाहे। और बाकी अपने बारे में जो मैं बता ही रही थी अभी जैसा, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी जो लाजवाब हूँ मैं। बिल्कुल, तो आप लाजवाब हो। तो आपने अभी जैसे बताया कि खाना पकाने का शौक़ है मुझे, घूमने फिरने का, नई नई जगहों को देखने का, पहाड़, समंदर, ऑस्ट्रेलिया हमें सब दिखाता है। तो इस पर मैंने लिखी है लाजवाब हूँ मैं। अगर मैं खुद पर कुछ लिखती, अगर मैं खुद पर कुछ लिखती तो लिखती कि लाजवाब हूँ मैं। अरे वाह। ना किसी से कम, ना किसी से ज़्यादा, बस अपनी ही एक किताब हूँ मैं। कभी हल्की सी मुस्कान, अच्छा है, दोबारा पढ़िए, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। ना किसी से कम, ना किसी से ज़्यादा, बस अपनी ही एक किताब हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बस वही कहिए कि किताबों पे किताबें हैं सबके उससे। कभी हल्की सी मुस्कान हूँ, कभी खुद से ही एक सवाल हूँ, जो समझ पाए पूरी तरह, शायद इतनी भी ना आसान हूँ मैं। शब्दों में ढलती मेरी दुनिया, कविता में मेरा अरमान हूँ मैं। मंच पे जब आवाज़ बनती हूँ तो हर दिल की पहचान हूँ मैं। बहुत खूब। मंच पे जब आवाज़ बनती हूँ तो हर दिल की पहचान हूँ मैं। कभी रसोई में सृजन करती, ये शब्द आपके लिए अगर वैसा तो जो क्रिएशंस होते हैं किचन में और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो कभी रसोई में सृजन करती, स्वादों में अपना प्यार घोलती, हर पकवान में छुपा देती हूँ
अपनों के लिए एक त्योहार हूँ मैं, अपनों के लिए एक त्योहार हूँ मैं, अपनी ही धुन में चलती हूँ, ना रुकी हूँ ना थमी हूँ मैं, गिरकर भी फिर मुस्कुरा देती हूँ, गिरकर भी फिर मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि खुद की ही कमी हूँ मैं। राहों संग चलना सीखा है, हर शहर से कुछ नया सीखा है, यात्राओं के उन किस्सों में खुद को ही फिर से पाया है, जिम्मेदारियों संग सपने भी दोनों को साथ निभाती हूँ, जिम्मेदारियों संग सपने भी दोनों को साथ निभाती हूँ, जीवन के हर रंग को जीकर अपनी पहचान बनाती हूँ, जीवन के हर रंग को जीकर अपनी पहचान बनाती हूँ। मैं बहू, बेटी, पत्नी भी, पर इन सब से आगे एक नाम हूँ मैं बहू, बेटी, पत्नी भी, पर इन सब से आगे एक नाम हूँ मैं। अपने हौसलों की उड़ान लिए खुद की ही पहचान हूँ मैं। अगर मैं खुद को लिख पाती तो लिखती एक खूबसूरत एहसास हूँ मैं। जो समझे वो नसीब वाला, जो समझे वो नसीब वाला, वरना सबके लिए एक राज हूँ मैं, वरना सबके लिए एक राज हूँ मैं। अरे वाह, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल आपकी तरह राशि। तो बहुत ही अच्छा बैलेंस अपने आप को ही उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कोई किसी और पर ना निर्भर होके खुद के लिए लिख लिया। वेरी पॉजिटिव एंड एज ए वुमन टू, लाइक इतने सारे डिफरेंट रोल्स को जो आप करती हैं और फिर भी अपना क्रिएटिव साइड भी साथ में उसको भी जिंदा रखनी, बहुत बड़ी बात है। तो बस ये भी इस कविता से भी एक मैसेज बाकी हमारी जैसी और स्त्रियों को, कि कोई और तारीफ करे ना करे, हमारी खुद की करते रहना, वो तो जरूरी है, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। सोहेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे आगे, कैसे क्या आपके चल रहा है आपके दिमाग में भी? देखिए जी, मैं भी इतना जो है ना बड़ा हुआ नहीं कि मैं लोगों को कुछ समझा सकूं जी। मैं तो खुद जो है वो सीखने की बल्कि इंसान सारी उम्र सीखता रहता है। बिल्कुल। एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। और मैं हमेशा जो है इस बात पे अपने बच्चों को भी और जो दूसरे हैं उनको भी ये बात करते रहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को कभी भी जो है वो अंडररेट नहीं करें। और आपके पेरेंट्स के पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको कोई और नहीं दे सकेगा। आप उनको सुने, उनकी बात सुने। आपकी एज, मतलब बच्चों की एज जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 15 टूवर्ड्स 20-25। आपकी एज जो है वो आपको पुश कर रही है कि आप इस हेमिस्फीयर से बाहर निकल जाएं, इस हेमिस्फीयर से बाहर निकल जाएं। लेकिन मैं उनको हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पंजाब में एक रवाज है कि शाम को जब सूरज गुरूब हो जाता है तो चूजे और जो मुर्गी है ना उसके ऊपर टोकरा दे देते हैं। हाँ। ताकि वो महफूज रहें किसी भी चीज़ से। जी। तो माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए टोकरा है, आप उसे बाहर नहीं निकलें। आप उसे बाहर निकलेंगे तो आपको नुकसान पहुँचेगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो और आप अगर कोशिश करना चाहते हैं तो करके देख लें। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल सोहेल जी। मैं तो मतलब इससे अच्छी एग्जांपल चूंकि मैंने खुद देखी हुई है। हमारे घर में भी मुर्गियां, उसके बच्चे सब कुछ थे, तो अम्मी शाम को जो है ना वो उनको उसके नीचे, टोकरे के नीचे रख देती थी और फिर सुबह उनको फिर उनका दाना उनके अंदर रख देना। तो ये है कि अपने पेरेंट्स का जो वो कहते हैं उनसे सबक लें। आप डोंट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील, इट हैज टू बी राउंड। जब भी आप न्यू इन्वेंट करेंगे वो गोल ही होगा। आप स्क्वायर व्हील इजाद नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने सोहेल जी। देखिए, मतलब एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन, हाँ, मतलब आपने जो एग्जांपल उदाहरण जो दिया आपने, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। और राशि, जैसे आपने बोला, आप लोगों ने ना एक बहुत ही अच्छा सा समराइज कर दिया, मतलब एक हम लोग का जो आज जो हमने जिस बारे में आपने एज ए पत्नी, एज ए वुमन, खाने की बातें, क्रिएटिविटी और लाइफ की जो ये दूसरे सारे पहलू हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते। जो भी हम हैं एज ए इंसान, जो हम लोग हैं और जो लिखते हैं एज ए शायर या कवि, इन सब चीज़ों का और इन सब
हाँ, आपके आसपास आपकी फैमिली हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जीवन साथी हो गए, कितना बड़ा उन सबका हाथ है उसमें, आपके दोस्तों का भी। Exactly. और तभी आप लिख पाते हैं, जो भी लिख रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को अलग अलग ऐसे एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते कि हमें इससे मतलब नहीं है या इस चीज़ से मतलब नहीं है। तो ये बहुत अच्छा, ये हमारे यंगर जनरेशन बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपने बोला और आपने भी बताया कि माँ बाप की बातें सुनना, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करना बहुत बड़ी बात है। और या इस बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारा समय बहुत ही इतना सारा नहीं है। लेकिन जाने के पहले एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, फटाफट करेंगे और देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। तो मैं राशि आपसे पूछूंगी, फिर आपसे ऐसे। कोई प्राइज मिलेगा? मे बी इसके बाद एक और चाय हो जाए। एक और चाय हो जाएगी। ठीक है, चलिए। राशि, मैं पहले आपसे करूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी ऐसे। ठीक है जी। ओके, लेट्स गो। चाय या कॉफी? चाय। किताब या फिल्म? किताब। मोहब्बत या दोस्ती? मोहब्बत। वाह वाह। शायरी लिखना या शायरी सुनना? शायरी लिखना। दिल या दिमाग? दिमाग। सनराइज या मूनलाइट? मूनलाइट। कागज और कलम या लैपटॉप? आप तो वो कलम। स्याही की महक कभी भी स्याही से ही आती है। आपके लिए सिमिलर सरवन। व्हाट्सएप मैसेज या हाथ से लिखा हुआ संदेश? इतना सोचना नहीं है। व्हाट्सएप। अच्छा, एक लफ्ज में जिंदगी? नित नए अनुभव, हर रोज नचाती है, कुछ अलग रंग दिखाती है। अरे वाह वाह। एक लफ्ज में मोहब्बत? आप सोचते बहुत हैं। जल्दी। शायद सोचेगा नहीं तो और क्या करेगा। एक लफ्ज में मोहब्बत। जी। सबसे खूबसूरत हिंदी का लफ्ज आपके लिए कौन सा है? एक, अगर आपको एक लफ्ज, एक शब्द चुनना पड़े तो? प्रेम। प्रेम। आपके लिए उर्दू में? मोहब्बत। अरे वाह। तो देखिए, मोहब्बत मतलब दिस इज सो ब्यूटीफुल है ना। आपने मोहब्बत बोला और प्रेम, मतलब शायरी ज्यादा शेर से आती है या खुशी से? खुशी से। कौन सा एहसास लिखना सबसे मुश्किल है? प्यार का। ये प्यार बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देखिए, लास्ट 2-4 पूछूंगी आपसे। अगर जिंदगी एक गजल होती, या आपसे पूछती हूँ, अगर जिंदगी एक कविता होती तो उसकी पहली लाइन क्या होती? ये जिंदगी कैसी है पहेली तू हाय। बढ़िया। मोहब्बत को एक रंग देना हो तो कौन सा रंग देंगे? स्काई ब्लू। वाओ, दैट्स अ वेरी मैनली थिंग टू। मैंने सुना है कि आदमियों को ब्लू रंग ज्यादा पसंद है। हाँ जी। यूजुअली लोग लाल बोलते हैं, लेकिन हाँ जी, नहीं, स्काई ब्लू। ओके। दिल टूटना या वाईफाई टूटना? वाईफाई टूटना। महफिल में खड़े होकर माइक लेके बोलना पसंद है या फिर एक कोने में सुनना बैठ के? मैं दोनों ही कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोने में बैठ के सुनना पसंद करता हूँ। अरे वाह, अच्छा। ये आखिरी, चाय ठंडी हो जाए या फिर शायरी अधूरी रह जाए? शायरी अधूरी रह जाए। ये बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। आपसे लास्ट वाला, आप रील देखना पसंद करते हैं जो सोशल मीडिया पे, या फिर रियल चीजें? रील में रियल नहीं होती। ये सवाल ऐसे दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, अब देखिए, बहुत मजा आया। और आप कुछ आखिर में हमारे दर्शकों को और कुछ कहना चाहेंगे कि? नहीं, कहना क्या है, अपनी जिंदगी में खुश रहिए। और आई विल अगेन कम बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, और अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजारें, क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और बहुत सारी चाय पिएं, बहुत सारी कॉफ़ी पिएं,
और खुश रहें। खुश रहें, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हफीज़ जी। राशि, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं 2 बातें बोलना चाहूँगी। एक तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक बात जो मुझे भी खुद ज़िंदगी में देर से समझ आई, तो मैं चाहूँगी जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हों, आज जहाँ तक भी मैं पहुँच पाऊँ, कि कभी भी किसी को देखकर उसका वर्तमान आज का उसका समय देखकर उसकी नकल मत करिए, होड़ मत करिए। और दूसरा कि हर दिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है, कोई अपनी परेशानी बताता नहीं है, हंसी के साथ रहता है, तो ये मत समझिए कि वो बहुत खुश है। उसका वर्तमान देखकर उसकी ना नकल करिए, ना उसे ईर्ष्या करिए, ना द्वेष रखिए। हर दिल कोई शारीरिक परेशान है, कोई मानसिक, कोई आर्थिक, तो सभी के लिए प्रेम रखिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी मेरे जैसी स्त्रियां हों और जो आज की बच्चियां हों, जो हों, कि एक डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लाइफ में बहुत सोच समझ के लीजिए, वो होता है जीवन साथी का चुनाव। क्योंकि पिता के घर तो हर कोई स्वच्छंद उड़ता है, अपनी ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जब वही पिया के घर में वो प्यार, अपनत्व जब मिलता है, तो फिर आप क्षितिज छूते हैं, आप आसमान छूते हैं। तो वो आज की किसी भी नारी को अगर आप देख रहे हैं, तो वो ज़रूर याद रखिए कि अगर आपको वो ऊंचाई छूनी है, तो वो आपके आज के निर्णयों पे निर्भर करेगी। और बहुत खूबसूरत। तो इसके लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद दूंगी आपके इस मंच का, कि मेरी बातें आपके थ्रू सारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं। शुक्रिया, धन्यवाद राशि। बहुत ही अच्छी तरह आपने एक सीख दी है और हमारे नए बच्चों के लिए भी वो सुने और इसको अपनाएं। और सोहेल जी आपने भी, और आप मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं कहना भी चाहूँगी कि मुझे सोहेल जी से भी मिलके बड़ा आनंद भी मिला, साथ ही जो सीखने योग्य बातें मिली, क्योंकि अनुभव जो होता है वो आयु के साथ जो आता है और हम छोटों तक पहुंचता है, तो वो 2-2 शब्द भी उन अनुभवों के हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो आपसे मुझे जो इंस्पिरेशन आज मिली, जो शब्द, जो जानकारियां मैं लेके जाऊंगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, मुझे बहुत ही मज़ा आया। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। हमने कविताएं शेयर करी, शायरी पंजाबी, उर्दू और हिंदी में, और बहुत ज़िंदगी की बात करी। और एज ए कलाकार, शायर या लिखने वाले लोग, हम लोग को आपने थोड़ा सा करीब से जाना, और घूम फिर के बात प्रेम पे आ जाती है, मोहब्बत पे आ जाती है, इश्क पे आ जाती है, और बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी परिभाषा है उसकी। तो जाते जाते बस एक शेर है, वो मैं ऐसे कलेक्ट करती रहती हूँ। जैसे बताया, हैरत है कि हम लोग ठुकराए हुए हैं, हैरत है कि हम लोग ठुकराए हुए हैं, हम जैसे लोग तो सीने से लगाने के लिए थे। अफजल खान का ये शेर है। बहुत सुंदर बात है। हाँ, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार और मोहब्बत देते रहिए। जाते जाते सबसे नमस्कार।